स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है इंडिया और चाइना के बारे में। देखिए, बचपन में स्कूल में हम लोगों ने एक स्टोरी ज़रूर सुनी है। स्टोरी है रैबिट एंड टॉर्टाइस की, यानी कि खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश और कछुआ एक दिन रेस लगाते हैं और खरगोश ऑफ कोर्स तेज होता है, तो खरगोश एक हेड स्टार्ट ले लेता है। देखिए, फिनिश लाइन से पहले जाकर खरगोश तेजी से दौड़ जाता है और उसको लगता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा अभी रनिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा लीड ले लिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। तो खरगोश रेस्ट करने लगता है। कछुआ धीरे धीरे चलते आता है, स्लो एंड स्टेडी, और यहाँ पे देखता है कि खरगोश तो सोया हुआ है, उसको क्रॉस करके टॉर्टाइस रेस जीत जाता है। ये हम लोग बचपन से स्टोरी सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, क्या इस पर्टिकुलर स्टोरी में, हमारी डिस्कशन की स्टोरी में, क्या चाइना एक ऐसा ही रैबिट है और क्या इंडिया एक ऐसा ही टॉर्टाइस है, और इस रेस में क्या इंडिया की जीत होने वाली है? ये डिस्कशन क्यों हो रही है? देखिए, अगर हम लोग बात करें दोनों देशों की, इंडिया और चाइना की, दोनों की जर्नी कुछ इसी तरह से शुरू होती है। अगर हम लोग बात करें, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, चाइना की बात करें 1949 में, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुई। दोनों की रेस शुरू हुई धीरे धीरे। 1979 तक कोई खरगोश नहीं था, कोई कछुआ नहीं था, हम लोग कह सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। चाइना में सेटअप है कम्युनिस्ट सेटअप। लेकिन 1979 में चाइना ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक मॉडल में बदलाव लाया। 1979 से पहले अगर हम लोग बात करें, दोनों ही स्ट्रांगली कमांड इकोनॉमीज थी, यानी कि इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स चलते थे, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत दबदबा था। लेकिन 1979 में उन्होंने एक मिक्स्ड मॉडल लाया, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम उनका था कम्युनिस्ट अभी भी, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल में उन्होंने एक मिक्सचर लाया। यहाँ पे उन्होंने उनकी इकोनॉमी ओपन की। हम लोग जानते हैं डेंग जाओपिंग के रिफॉर्म्स आए, उसके बाद चाइना ने एक 10 साल का हेड स्टार्ट दिया, यानी कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इट बिकेम अ रैबिट। अब इंडिया ने भी इवेंचुअली 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, लेकिन चाइना के पास एक हेड स्टार्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ पाई। और इसी तरह खरगोश की तरह वो तेजी से भाग गए, और मैं कहूँगा 2010 तक उन्होंने इकोनॉमिकली इंडिया की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक हेड स्टार्ट ले ली। लेकिन इंडिया धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। 2010 के बाद कुछ इस तरह के बदलाव आए हैं, मैं कहूँगा 2008 से ही कुछ इस तरह के बदलाव आए हैं, जिसका अभी फायदा मिल सकता है इंडिया को, एंड इट कुड हर्ट चाइना। इसी के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, आर्टिकल रिटन बाय अरविंद सुब्रमण्यम, कंट्रीब्यूशन बाय अरविंद सुब्रमण्यम हियर। अरविंद सुब्रमण्यम, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि 3 ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए शॉक्स है दैट कुड हर्ट चाइना एंड दैट विल हेल्प इंडिया। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी है कि स्लो एंड स्टडी जिस तरह से हम लोग अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आगे जाके वी माइट पिप चाइना। तो इसी के बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। ये कौन से 3 ग्लोबलाइजेशन शॉक्स है जो इंडिया की मदद कर सकता है टू बीट चाइना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, ध्यान रखिएगा स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 22 अगस्त 2022 से। मॉर्निंग बैच है ये। यहाँ पे आपको 10 महीने की क्लासेस चलेंगी, 900 घंटों से भी ज़्यादा आपकी लाइव कोचिंग चलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। और आपको ध्यान रखना है, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर, इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। 17,499 में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, राहुल लाइव। This offer is only available till 15th August, so enroll as soon as possible. चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है इंडिया और चाइना के बारे में। एक कंपैरिजन करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया चाइना ने एक हेड स्टार्ट ले लिया और इंडिया की ग्रोथ स्लो एंड स्टडी चल रही है। अगर हम लोग दोनों देशों की कंपैरिजन करें, स्पेशली 1990 से, सो दीज वर द ईयर्स। 1979 से हम लोग कह सकते हैं चाइना ने एक हेड स्टार्ट ले लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द 0 लेवल, दिस इज द 10 लेवल, और चाइना की जो डबल डिजिट ग्रोथ रही है, मैं कह सकता हूँ
1980s 1990s 2010 तक उनकी डबल डिजिट ग्रोथ रही है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो द ट्रैक हैज़ गॉन डाउन। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग इंडिया की बात करें 1990 से दिस इज द जीरो लेवल, दिस इज द 5% लेवल, नॉट द डबल डिजिट लेवल। इंडिया डबल डिजिट लेवल पे पहुंचा है, बहुत ही कम, लेकिन ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं अगर इंडिया के ग्राफ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे, वी कैन फाइंड एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5 to 6%, 5 से 6% के बीच। अब ये जो एंड वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज दिस इज एन एनोमली 2020 का जो कोविड-19 पैंडेमिक था। तो ओवरऑल अगर हम लोग डेकेडल ग्रोथ देखें तो चाइना की 1979 के बाद स्पेशली 1980 से अगर आप देखोगे, दिस इज द जोन ऑफ द डबल डिजिट ग्रोथ 1980s में, 1990s में, और मैं कह सकता हूँ 2010 से भी अप्रोक्सीमेटली 2008 तक डबल डिजिट ग्रोथ हम लोग चाइना की देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक डिसलरेशन आ चुका है, यानी कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट हैज गॉन डाउन। वेर एज इंडिया अगर हम लोग बात करें, देखिए इंडिया का ग्राफ थोड़ा सा सीसॉ रहा है, लेकिन अगेन इट इज़ वेरी स्लो एंड स्टडी। इसलिए मैंने आपको कहा कि चाइना का जो खरगोश फेज था वो ये था, और इंडिया का जो टॉर्टाइज का फेज है यानी कछुए का फेज है वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है 1947 से, स्लो एंड स्टडी। अगेन आपको ये ध्यान रखना है पॉलिटिकल सेटअप दोनों जगह पे अलग अलग है। इंडिया में इट इज डेमोक्रेसी, चाइना में यू फाइंड द रूल ऑफ सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब इंडिया में डेमोक्रेसी के चलते बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे थोड़ा सा डिलेस होते रहते हैं। डेमोक्रेसी ऑब्लिगेशन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सबड्यूड ग्रोथ रेट बट कंटिन्यूअस स्लो एंड स्टडी ग्रोथ रेट, राइट। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ये हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन 2008 के बाद कुछ ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए बड़े शॉक्स आ चुके हैं जिसकी वजह से चाइना के ऊपर बहुत खतरा है, नॉट इंडिया। इसके बारे में समझते हैं क्या शॉक्स है। पहला शॉक था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरा शॉक था 2020 का कोविड-19 पैंडेमिक, और तीसरा शॉक है रीसेंट टाइम्स का रशिया यूक्रेन वॉर। अब इन दोनों का इंपैक्ट तो आप जानते ही जानते हैं। देखिए जब कोविड-19 पैंडेमिक आया सबकी नजरें थी चाइना के ऊपर, चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की भी बातें हो रही थी दैट कोविड-19 ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। पीपल कॉल इट वुहान वायरस ऑल्सो, यानी कि चाइना थोड़ा सा साइडलाइन जरूर हुआ, ऑस्ट्रासाइज जरूर हुआ। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हो रहा है, ऑलरेडी वर्ल्ड ऑर्डर कुछ इस तरह से सेटअप हो रहा है, वेस्ट वर्सेस चाइना और रशिया का एक्सिस डेवलप हो रहा है। तो इन दोनों की वजह से चाइना एक तरफ, चाइना रशिया एक तरफ, पूरा विश्व एक तरफ हो रहा है। लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंडिया के ऊपर उसका कम इंपैक्ट कैसे था, चलिए इसको समझते हैं। गोल्डन एज था ग्लोबलाइजेशन का इससे पहले, ऑल्दो क्राइसिस पहले भी आए थे, एशियन क्राइसिस आया था, रशियन क्राइसिस आया था, यूएस में पहले भी क्राइसिस आया था, लेकिन जो गोल्डन एज था ग्लोबलाइजेशन का इट एंडेड इन 2008, जिसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म की। कई देश थोड़ा सा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जरूर ला रहे हैं और इसकी वजह से कई सारी देशों की नेशनल ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज यानी कि जीडीपी ग्रोथ थी वो काफ़ी वेरिड थी। अब चाइना में तो एक डिसलरेशन देखा गया, मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया। चाइना में स्पेशली 2010 के बाद यू कैन सी द ग्राफ इज गोइंग डाउन। इनफैक्ट द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज स्लोड डाउन ऑलमोस्ट टू जीरो, सिंगल डिजिट में आ चुका है। अब जो शॉक लगे थे 2008 के बाद, इसका परिणाम चाइना के ऊपर बड़ा क्यों हुआ था? देखिए 2008 का जो हाउसिंग क्राइसिस आया था, सबप्राइम क्राइसिस इन यूएसए, इट इम्पैक्टेड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ओवर, राइट। इसलिए मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन की जो फायदे उठाए 2008 से पहले सभी ने उठाए, 2008 के बाद उसी ग्लोबलाइजेशन के नुकसान भी देखे। इंडिया वाज शील्डेड अ लिटिल। चाइना में देखिए गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्तर पे होता है। 2008 की रिसेशन ने गुड्स एक्सपोर्ट को हिट किया था। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वर ऑल्सो हिट, बट इनफैक्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा हिट नहीं हुए थे। इनफैक्ट सर्विसेज कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर 2008। तो 2008 का जो क्राइसिस था चाइना को बहुत सीवियरली हिट किया क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस था। इंडिया कॉम्पिटिटिवली एक सर्विसेज ट्रेडर है। इंडिया की इकोनॉमी 60% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर। अब इसके प्रति अगर हम लोग नंबर्स देखें, चाइना का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 2008 से पहले कितना था? 36%। 2008 के बाद कितना हिट हुआ? इट केम डाउन टू 18.5, यानी कि 50% रिडक्शन इन दी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन इंडिया को भी हिट हुआ था क्योंकि इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है कई सारी चीजें। प्री 2008 लेवल इट वाज 25% एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो, इट केम डाउन टू 19%, यानी कि -6% हुआ। इंडिया को भी हिट हुआ, लेकिन चाइना को बहुत ही बड़ा हिट लगा था। अब इसके बाद चाइना अभी तक उभर नहीं पाया, इसीलिए स्लो ग्रोथ रेट उनकी चल रही है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रही।
जो हेड स्टार्ट चाइना ने ली थी, यानी कि जिस तरह खरगोश की तरह वो भागे थे, क्यों भागे थे? क्योंकि एक तो उनका पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि उनके पास काफ़ी वर्कफोर्स उन्होंने बना लिया, तो इसकी वजह से वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। लेकिन 2008 के बाद उनकी कॉम्पिटिटिवनेस लूज होने लगी, धीरे धीरे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस वाज लॉस्ट और दूसरे प्लेयर्स धीरे धीरे इमर्ज होने लगे। अब ऐसा नहीं कि चाइना को रिप्लेस कर रहे हैं, बट धीरे धीरे प्लेयर्स आर इमर्जिंग। जो लेबर माइग्रेशन हुआ था, यानी कि 1979 के बाद चाइना ने बहुत सारे लेबर्स फार्म से लाए थे फैक्ट्रीज में, अब उनकी लिमिट भी रीच हो गई थी। इसके अलावा वहां पे चाइना में भी वेज राइज देखा गया। 2010 के बाद वेजेस हैव इंक्रीज्ड हेवीली, और क्योंकि वेज इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब है दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव नाउ, उतने ही चीपली वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसीलिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह बताया है कि चाइना की कॉम्पिटिटिवनेस डिक्लाइन होने के कारण स्पेशली 2010 के बाद $150 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट का उन्हें नुकसान हुआ है। अब ये जो 150 बिलियन एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है, उसका फायदा किसे मिल रहा है? उसका फायदा दूसरे कंट्रीज को मिल रहा है, प्रेडोमिनेटली इंडिया को नहीं, लेकिन इंडिया भी इससे बेनिफिट जरूर हुआ है। लेकिन बांग्लादेश हो गया अपैरल एक्सपोर्ट्स में, वियतनाम हो गया, दूसरे कंट्रीज हो गए, राइट, दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, उन्हें काफ़ी फायदा मिला है जहाँ पे चाइना का स्टेप बैक हुआ है एक्सपोर्ट से। और चाइना, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री, उनका ग्रोथ मॉडल ही इस पे बेस्ड है, जो अभी स्लो डाउन आ चुका है यहाँ पे। इसके अलावा कई और भी फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो 2008 का शॉक हो गया, उसके बाद अभी कोविड-19 का पैंडेमिक हो गया, और आपको रशिया चाइना वॉर हो गया। इन तीनों की वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही है। चाइना ने जिस तरह की एक हेड स्टार्ट ली थी, इसका मतलब यह है कि वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी से अभी एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव हो रहा है, और उनका ट्रांजिशन अभी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आगे आने वाले समय में भी। इसके अलावा उनका जो ग्रोथ मॉडल था, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल और इंटरनल कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ मॉडल ऑल्सो, इसके ऊपर एक सवाल जरूर उठ चुका है, क्योंकि इट इज अंडर ह्यूज स्ट्रेस नाउ। चाइना ने बहुत सारी अपनी डिमांड इंटरनल कंजम्पशन से फुलफिल की थी, जैसे कि स्टील प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा था, स्टील का कंज्यूमर यानी कि कंजम्पशन भी उनका बहुत ज़्यादा था, सीमेंट की प्रोडक्शन, सीमेंट का कंजम्पशन, यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो बूम था वहाँ पे दैट बूम हैज़ गॉन। और आप लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एवरग्रांड क्राइसिस हो गए, दूसरी भी जो चाइनीज़ कंपनीज का क्राइसिस चल रही है उसके चलते द इकोनॉमी इज अंडर ह्यूज स्ट्रेस। इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ऑफ शी जिनपिंग। 2013 के बाद शी जिनपिंग इज कंटिन्यूसली गैदरिंग मोर एंड मोर पावर। यहाँ पे उन्होंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो फांग कंपनी से, जो बड़ी कंपनी से, फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये जो कंपनी से उनका पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको देखकर शी जिनपिंग ने अपनी कंट्री में जो ओपननेस उन्होंने लाई थी, बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी उनके ऊपर उन्होंने कर्व डाउन किया। एक प्रेडोमिनेंट एग्जाम्पल है अलीबाबा, राइट, जैक मा एंड अलीबाबा इज अ बिग एग्जाम्पल कि किस तरह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर एक स्ट्रैंगल होल्ड बनाना चाहते हैं। इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग ए ह्यूज स्ट्रेस इन देयर ग्रोथ मॉडल। इसके अलावा आगे आने वाले समय में चाइना की डेमोग्राफिक ट्रेंड कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को अबैंडन कर दिया है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं अभी, तो उनकी डेमोग्राफी आगे जाके और भी ज़्यादा वल्नरेबल होने वाली है आने वाले दशकों में, और इंडिया को यहाँ पे काफ़ी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कोविड-19 के चलते और यूक्रेन क्राइसिस के चलते मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर कुछ इस तरह से डिवाइड हो चुका है कि एक तरफ है आपको चाइना, और मैं कहूँगा रशिया, चाइनीज एलाई, और नाउ इट माइट बिकम अ चाइनीज वेसल ऑल्सो। तो एक तरफ है चाइना और रशिया का एक्सिस, और दूसरी तरफ है आपको वेस्ट लेड कंट्रीज, और इंडिया समहाउ इन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, राइट। सो इंडिया इज समवेयर हियर, दैट्स व्हाई स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ फॉर इंडिया। इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया कि 2008 क्राइसिस के चलते, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, यूक्रेन क्राइसिस के चलते चाइना के ऊपर जो खतरा आ चुका था वो और भी बढ़ने वाला है। उनकी डेमोग्राफी प्रेशर में है, उनकी इकोनॉमी प्रेशर में है, उनका ग्रोथ मॉडल प्रेशर में है। दे आर ट्राइंग टू गो फॉर न्यू अल्टरनेटिव, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक उसी का भाग था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो अपना मार्केट एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चलते वो एक्सपोज भी हो चुके हैं। तो आने वाले समय में उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। चाइना के ऊपर प्रेशर है, दैट मीन्स इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, और इसके लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए। देखिए, इंडिया की डेमोग्राफी काफ़ी यंग है,
डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसी डायरेक्शन है उसको रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत का एक मुहिम छेड़ी हुई है, तो आत्मनिर्भर भारत तो होना ही चाहिए, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा धीरे धीरे ओपन करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अरविंद सुब्रमण्यन कहते हैं, सॉफ्टवेयर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें रूल ऑफ लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, रोबस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने चाहिए और सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए। और इससे हम लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हैं, हमारी इकोनॉमी ओपन हो सकती है, एफडीआई इंडिया में और भी ज़्यादा आ सकती है। और जिस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हम लोग जा रहे हैं, we won't expect that it would be a huge double digit growth all of a sudden, लेकिन जिस रेट पे इंडिया जा रहा है स्लो एंड स्टडी, वी माइट सी एन अपवर्ड ट्रेंड। धीरे धीरे से हम लोग आगे चल के डबल डिजिट ग्रोथ पर भी जा सकते हैं, यानी कि वी कैन पिप चाइना गोइंग फॉरवर्ड। और ये सब इंपेरेटिव है, सरकार की जिम्मेवारी ये रहेगी कि दे क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। रिमेंबर, इट शुड ऑलवेज बी अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। खरगोश का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इट इज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी ग्रोथ, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विच इंडिया इज फॉलोइंग, एंड लेट अस होप दैट इंडिया पिप्स चाइना इन फ्यूचर एंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी गुड। अगर इस चीज़ पे कोई डेवलपमेंट होगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, फीडबैक है, कंप्लेंट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।